हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माजिद सर। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का सेट 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले सेट 1 का देख ले, ताकि उसे सेट 2 और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का यानी गणित का सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सेट 2 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसके ऑप्शन है 2, 1, 0 या 4। तो अभाज्य संख्या यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। और 1 जो है, इसका ऑप्शन में जो 1 दिया हुआ है, 1 को ना भाज्य संख्या मानते हैं ना अभाज्य संख्या मानते हैं। 0 का भी वही हाल है। और 4 जो है, 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का टेबल में आता है, यानी 4 जो है 2 का पहाड़ में आता है, इसीलिए 4 जो है वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही होता है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जिसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, वास्तविक संख्या क्या है? यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए तथा बी दोनों। 5वां नंबर प्रश्न है, 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शन पहले क्या है, पाई है, तो हमको मालूम है पाई का वैल्यू क्या आता है 3.14 जो यानी 3.14। तो 2 और 3 के बीच में 3.14 नहीं आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। √3 अगला ऑप्शन है √3 का वैल्यू होता है 1.73, ये भी 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, इसीलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 5/3। तो 5/3 को जब हम 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 को जब 3 से भागा देंगे, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, जिसे 1.66 आते जाएगा। तो ये भी 2 और 3 के बीच में नहीं आता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और 5/2 जो लिखा हुआ है, इसको हम भाग देंगे 5 को 2 से, तो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5, जो कि 2 और 3 के बीच में आता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच का संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पे पावर -3 बराबर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 पे पावर क्या था? -3। तो इसका मतलब माइनस को अगर हटाना है तो इसका हम लोग इस तरह कर सकते हैं 1/2 और पावर पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो पावर पे क्या गया 3, तो ये माइनस हट जाता है, माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1 पे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 पे क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। 3 है तो 3 बार गुना करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन में जो होगा वो होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, तो 6 का आंसर होगा सी। 7वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक बहुपद है? तो बहुपद का पहचान करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है कि इसमें चर जो है जिसका मान बदलते रहता है, यानी ABCD का जो अल्फ़ाबेट कोई भी नंबर ले लीजिए, ABCD से Z तक कोई भी नंबर ले लीजिए, वो अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होता है। वो अगर बट्टे में नीचे लिखा गया है,
यानी बाय में है तो वो भी बहुपद नहीं हो सकता है। और अगर उसका पावर जो है यानी ABCD का कोई भी लेटर लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा है और उसका पावर अगर माइनस में है तो भी वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन 1 में आप देखेंगे कि x का पावर में -9 है, -1 है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। फिर इसमें देखते हैं ये 4 बाय में x है यानी 4 अब बाय में x है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम बोले ना बाय में होगा तो ये भी बहुपद नहीं है, यानी ये भी इसका बहुपद नहीं है। इसमें देखिए इसमें x पे पावर 5 है, x पे पावर 4 है और यहाँ x है, x पे पावर 4, x पे पावर 5 और यहाँ 3 है। तो यहाँ देखिए x हमको नंबर नहीं देखना है, सिर्फ x y z को देखना है यानी ABCD को देखना है। तो इस पर पावर तो ठीक है, माइनस में नहीं है, ये बट्टे में भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसका बहुपद हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा C। अब देखते हैं इसका D का ऑप्शन क्यों गलत हुआ, क्योंकि D में देखिए इसमें क्या है 4 के बाद रूट के अंदर x लिखा हुआ है और हम पहले बता दिए हैं कि ABCD का कोई भी लेटर रूट के अंदर अगर होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है? एक शून्य क्या है? 2 है। तो चलिए बना के देख लेते हैं किसका शून्यक है। पहला x + 2 है तो x बराबर, अब +2 उधर गया तो क्या हो जाएगा -2, तो इसका शून्यक तो -2 आ गया। चलिए b वाला देखते हैं। b में लिखा है x बराबर, अब -2 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये तो आ गया शून्यक 2 आ गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा B। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है, बहुपद x पे स्क्वायर -3x पे क्यूब और 5x का घात क्या है? घात यानी सबसे बड़ा पावर, तो इसमें सबसे बड़ा पावर इसके पास है, क्या है 3 है ना, सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस समीकरण का घात कहलाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा D यानी 3। 10 नंबर प्रश्न, यदि Px 5x² - 2x + 7 तो P1 का मान क्या होगा? इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 वैल्यू पुट करना होगा, यानी 1 लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका मान क्या आ जाएगा। क्या है प्रश्न में? 5 है, फिर x पे स्क्वायर यानी 1 पे स्क्वायर देंगे, फिर -2 है, फिर x है तो फिर 1 लिखेंगे, फिर +7 है, +7, तो 5 का 5 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 1 जा 2 और +7, 5 1 जा 5, -2 और +7, 5 में से 2 गया तो 3 और +7, तो क्या हो जाएगा 3 + 7 = 10 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो चलिए देखते इसका ऑप्शन है, हाँ है, तो 10 का आंसर हो जाएगा A यानी 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 11 नंबर है, 2x³ - 5x² - 2x + 5 में x4 का गुणांक क्या है? तो सबसे पहले इसमें x4 खोजेंगे, यहाँ x पे 4 कहीं नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा 0, जब वो है ही नहीं तो उसका गुणांक कैसे खोजेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, तो 11 का आंसर होगा D। 12 नंबर प्रश्न, यदि किसी बहुपद Px बराबर x² + x - 2 को x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं? शेषफल प्रमेय द्वारा बनाएंगे, यानी पहले क्या लिखा हुआ है x + 2 से भागा देना है, तो इतना इक्वल टू हम लोग 0 लिख देते हैं, क्या लिख देंगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, जब उधर जाएगा तो क्या हो गया -2। ठीक है, x बराबर क्या आ गया -2। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x का मान -2 बैठाएंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले क्या है x पे स्क्वायर, यानी x पे स्क्वायर का मतलब हो गया -2 पे स्क्वायर, फिर प्लस x है तो x यानी -2, फिर -2 लिखा हुआ -2 लिख दीजिए। अब -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा,
और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 लिख देंगे, फिर -2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, फिर -2 बचा, और 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ है, 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी के का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, अभी जैसे बनाएं उसी तरह हम इसको भी बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू -1 इधर गया तो क्या हो जाएगा 1, -1 इधर चला गया तो 1 हो जाता है। अब इस समीकरण में, ठीक है, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के। चलिए देखते हैं, x पे स्क्वायर माइनस 9x प्लस के और इक्वल टू गुणनखंड है तो क्या होगा 0। अब एक्स स्क्वायर x यानी 1 लिखना है, तो 1 पे स्क्वायर माइनस 9, फिर x की जगह में 1 और प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 9 1 जा 9 और प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। अब 1 में से 9 माइनस 9 गया तो -8 बचा, प्लस के इक्वल टू 0, या के इक्वल टू -8 उधर गया तो क्या बचेगा 8, यानी माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया 8। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा के का आंसर क्या आ गया, के का वैल्यू आया 8, यानी 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, यानी गुना करके ये आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका किसका आंसर सही होता है। तो उसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसके नंबर का, इस नंबर को चेक करेंगे, इसका आगे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्या मानते हैं 1, और ये 6 है, साइड में 6 है, तो 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 6, यानी ऐसा नंबर चुनिए जिसको साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, साइड से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। ठीक है, लेकिन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 3 और 2 भी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ भी आता है। तो ये दो ऑप्शन में एक सही होने वाला है। चलिए उसका भी टिक देखते क्या होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ देखेंगे 6 के साथ क्या है, 6 के साथ कौन सा माइनस है, माइनस है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर प्लस और प्लस करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ तो माइनस दिखा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ये अगर नहीं होगा। लेकिन अगर ये डी ऑप्शन में देखते हैं तो क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये तो यहाँ माइनस से मैच कर गया। ठीक है, यह माइनस है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो है इजी, आपको थोड़ा सा खाली ध्यान देना है और आप बिना आंसर निकाले हुए इसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में इस आकृति को देख के ही आपको आंसर्स देने हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है एल का निर्देशांक क्या है। एल कहाँ खोजिए, एल यहाँ है। अब निर्देशांक का मतलब होता है कि पहले एक्स तरफ देखेंगे फिर वाई की तरफ देखेंगे। तो एक्स में क्या है -5 और वाई में क्या है -4, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 और -4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, -5 -4। हमेशा पहले एक्स का तरफ देखेंगे तो वाई की तरफ देखेंगे। ठीक है, निर्देशांक में याद रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, बिंदु एस की कोटि क्या है। तो यहाँ कोटि वर्ड का, कोटि का मतलब होता है सिर्फ वाई लाइन को बताना है। ठीक है, कोटि में सिर्फ वाई को बताते हैं और भुज में एक्स को बताते हैं। तो एस की कोटि क्या है, एस खोजिए पहले, कहाँ, यहाँ एक्स आ गया। अब कोटि यानी सिर्फ वाई को देखना है, तो वाई में जब इधर आते हैं तो हमको क्या नज़र आता है, -4 नज़र आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी का -4। 16 का हो जाएगा -4। ठीक है,
वाई, फिर से अब ध्यान दीजिएगा इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोटि है और कोटि का मतलब सिर्फ वाई को देखना है, एक्स को नहीं देखना है। निर्देशांक अगर रहता तो निर्देशांक में पहले एक्स को देखते हैं, हमेशा पहले एक्स को देखेंगे फिर वाई को देखेंगे, लेकिन अगर कोटि कहा गया है तो हम सिर्फ वाई को देखेंगे। और एस का वाई जब देखेंगे लाइन में तो वाई में यहाँ क्या मिलता है, -4 मिलता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी यानी -4 सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है बिंदु बी की भुज क्या है। अब देखिए जिस तरह कोटि का मतलब y देखना है उस तरह भुज का मतलब सिर्फ x का लाइन देखना है। तो बिंदु क्या है b, बिंदु b क्या है b, चलिए देखते पहले b है क्या। तो b यहाँ आपको नज़र आता होगा कि ये b है। अब b में x का तफसील देखना, क्योंकि भुज बोला सिर्फ x को देखेंगे, कितना है यहाँ देखिए 4 है, तो b का भुज क्या होगा 4, b का भुज क्या हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, निर्देशांक 3-4 को द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, यानी किस बिंदु पे 3 और -4 को रिप्रेजेंट किया गया है। तो याद रखिएगा पहला जो होता है वो x का है, यानी x का 3 देखिए और y का -4 देखिए, x का 3 और y का -4। चलिए देखते कहाँ है, तो x का 3 y का -4 y का -4, ये y लाइन है, ये लाइन y का है, ये लाइन x का है, तो x का 3 और y का -4, ये दोनों लाइन किस पे मिल रहा है, तो s पे मिल रहा है, तो वो बिंदु क्या है s होगा, वो बिंदु क्या होगा s होगा। ठीक है, वो बिंदु होगा s, इसका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या है पहले समझ लीजिए, इस लाइन को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इस लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है क्षैतिज रेखा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष। चलिए 20 नंबर प्रश्न, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक में x और y दोनों देखा जाता है, तो चलिए देखते हैं मूल बिंदु होता कहाँ पर है। तो मूल बिंदु कहाँ होता है, ये जो दोनों लाइनिंग जहाँ पे कटा है इस एरिया को मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 यानी 0 0 ही होता है। ये आप हमेशा याद रखिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो हमेशा 0 0 होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब 21 नंबर प्रश्न, 2-5 रेखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ जो 2 है वो x है और जो y है वो 5 है। तो चलिए इस समीकरण में वैल्यू बैठा के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए 2 और x जहाँ है वहाँ क्या लिखना है, तो x का जगह में 2 लिखना है, क्या लिखना है 2, तो 2 तो पहले से प्रश्न था, यहाँ देखिए 2 है फिर x है, तो x का वैल्यू में हम 2 बैठा दिए और प्लस फिर y है, तो y का वैल्यू कितना दिया 5, तो यहाँ y की जगह हम कितना ले देंगे 5, और बराबर क्या है k, तो हम बराबर क्या ले देंगे k, तो 2 2 जा हो गया 4 और प्लस 5 = k, तो 4 5 क्या हो गया प्लस करेंगे तो 9 = k, तो k = 9 या 9 = k, तो k का वैल्यू क्या आ गया 9, तो इस तरह 21 का आंसर हो जाएगा c यानी 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो 2 चर का मतलब होता है ABCD का कोई भी 2 लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है 2 चर वाला का। और रेखिक का मतलब उसका पावर नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्यूब जो होता है वो नहीं होना चाहिए, पावर ही नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं उसके लिए ये उसका मानक रूप है B, क्योंकि B में देखिए x यूज़ किया गया है, y यूज़ किया गया है। ठीक है, तो x y 2 अल्फ़ाबेट होता था और a का वैल्यू कुछ नहीं है, नंबर वहाँ होना चाहिए था, वो a और b जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ax + by + c = 0। ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, 23 नंबर प्रश्न में है कि 2x + 3y + 7
को मानक रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करके ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर है ए एक्स, यहाँ है 2x, तो एक्स एक्स अगर हट गया तो क्या बचा, ए का जगह पे बचा 2, इसीलिए ए का मान हो जाएगा 2। ए का मान कितना हो जाएगा 2। चलिए अगला देखते हैं। तो याद रखिएगा ए का मान क्या निकाले हम लोग 2, यहाँ हम लिख देते हैं बगल में, ए का मान आया 2। चलिए अगला देखते हैं कि ये है बी वाई और यहाँ है 3y, तो वाई वाई अगर हट गया तो क्या बचा, बी का जगह पे बचा 3, तो बी का मान हो गया 3। ठीक है, चलिए एक और मान निकाल लेते हैं तो मेरा आंसर मिल जाएगा सी। तो यहाँ सी पे लिखा हुआ सिर्फ सी और यहाँ सी पे लिखा है 7, तो यानी सी का वैल्यू हो गया 7। कोई भी माइनस में नहीं है, सब प्लस में है। तो ए बराबर 2 होगा, बी बराबर 3 होगा और सी बराबर 7 होगा। तो आप देखिए उसका ऑप्शन कहाँ दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 7। और बाकी में देखिए कहीं माइनस लगा दिया, जैसे यहाँ -7 लगा दिया है, यहाँ -3 लगा दिया है, यहाँ -3 भी है, यहाँ -7 भी है, -2 भी है, यहाँ भी -2 है। तो ये सब, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि x बराबर वाई, वाई बराबर 4, तो रैखिक समीकरण का हल क्या है, किसका हल है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ 2 बैठा देंगे और जहाँ y वहाँ 4 लिख देंगे और देखते हैं क्या 7 आता है। तो पहला प्रश्न में x, अगर ये हम 2 लिख देते हैं और प्लस यहाँ y की जगह 4 लिख देते हैं, तो हाँ, तो x की जगह हम लोग 2 लिख देते हैं और प्लस y की जगह 4 लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 6, 7 तो नहीं आया, इसे यानी ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा x की जगह 2, y की जगह 4। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर 2 लिख देते हैं 3 और यहाँ 2 और प्लस y की जगह 4, तो यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 4, तो 6 + 10 होता है, जो कि 7 है, गलत है। चलिए इसमें देखते हैं, x का जगह अगर 2 लिख देते हैं और 2 और y की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 और 2 10, ये तो 10 लिखा हुआ, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का एग्ज़ाम में आंसर, इस तरह का प्रश्न का इसी तरह से आंसर निकालिएगा, आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है, इसका कौन सा एक हल है, रैखिक समीकरण ये जो है इसका कौन सा एक हल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x का मान देखिए, x का मान 3, y का मान भी 3 दिया है, यहाँ x का मान 5, y का मान -2 दिया है, x का मान 5, y का मान 4 दिया है, x का मान 2, y का मान 1 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक एक करके x का मान चेंज करते जाएंगे, y का मान भी चेंज करेंगे, आज देखेंगे 8 आता है कि नहीं। ठीक है, जिसमें 8 आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 4x - 6y = 8 का, याद रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ बगल में, (4x - 6y) बराबर क्या लाना है 8। तो चलिए पहला ऑप्शन में है 3 3, यानी 4 और x की जगह भी 3 -6 y की जगह में भी 3। ठीक है, चलिए 4 3 12 -6 3 18। ठीक है, और 12 में से 18 गया तो -6, ये 8 नहीं आया, 8 नहीं आया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए ऑप्शन चेंज कर देते हैं, आंसर चेंज कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन गलती है। चलिए दूसरा ऑप्शन में क्या देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है 5 और 2, 5 और 2। तो चलिए एक जगह लिख देते हैं 5 और y की जगह लिख देते हैं 2, तो 4 5 20, 4 5 20, ये 5 है, 4 5 20 और 6 2 12, तो 20 में से 12 गया तो 8 आ गया ना। तो देखिए यहाँ 8 था, 8 यहाँ भी आ गया, यानी इसका ऑप्शन मिल गया हमको सही ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 5 2, तो इसका आंसर होगा 5 2। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बिंदु 47 2x माइनस वाई बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k बराबर क्या होगा। इसका भी वही करना है, जहाँ x है वहाँ 4 लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं पहले क्या है। 2x माइनस वाई बराबर क्या है k, बराबर क्या है k। तो 2 और x की जगह क्या बोल रहा है 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। माइनस वाई की जगह क्या है 7, देखते क्या आता है 4 2 ज़ा 8 माइनस 7, 8 में से 7 गया तो 1, तो 1 इक्वल टू के हो गया, 1 इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 1। ठीक है, 26 का आंसर होगा ए यानी 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 27 नंबर, रेखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो y अक्ष का किस बिंदु पे, तो y अक्ष का मतलब होता है कि x का मान 0 होगा, यानी जिसके आगे में 0 होगा वही उसका मान होने वाला है। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, तो इसमें x का जगह हम क्या लिख देंगे 0 और प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 6, तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, ये 0 ख़त्म, तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 और 3 कहाँ जाएगा बाय में जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना बाय में जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी 0 का मान x का मान 0 और y का मान 2 हो जाएगा, वो इसका आंसर है। तो इसका हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन आंसर क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शन डी है उसमें d का मान x का मान 0 है, y का मान 2 आया, जो कि यहाँ पर y का मान 2 आया था, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो 27 का आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो संपूरक कोण का मान मतलब होता है कि जब दो कोणों का जोड़ के 180 डिग्री आ जाता है हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 में अगर एक 80 है तो दूसरा कितना डिग्री का होगा, तो 180 में जब 80 को घटा देंगे तो बचेगा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 100। ठीक है, 80 100 और 80 को जोड़ दीजिए 180 हो जाएगा, तो ये संपूरक कोण बन जाता है, इसीलिए 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। तो वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो हम उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसका 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है। संपूरक कोण का दुगुना है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए मानते हैं उस कोण को हम लोग x, क्या मानते हैं x, और जो संपूरक कोण का दुगुना है। ठीक है, तो चलिए संपूरक कोण पहले मान लेते हैं। संपूरक कोण x है और उसका दुगुना है यानी 2x है, तो 2x प्लस x ये ना होगा। संपूरक कोण x है और उसका दुगुना है तो 2x हो गया, और संपूरक कोण का मतलब दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए 180, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 आता है हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 2x और 3x जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3x बराबर हो गया 180, और यहाँ x बराबर 180 और यहाँ जो गुना में 3 है वो बाएं में चला जाएगा यानी बट्टा में चल जाएगा। 3 से काटेंगे 180 को 60 बार में, तो x का मान कितना आया 60, x का मान कितना आया 60। तो x का मान जब 60 आया तो उसका संपूरक कोण क्या है 60 आया, तो वह कोण क्या है इसका दुगुना है, तो 60 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, तो मेरा आंसर हो गया 120। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120, यानी उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है, तो वह कोण होगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि a और अनुपात b जो है 2:3 में है, तो c का क्या मान है, c का निकालना है। तो यहाँ देखते हैं a और b जो है मिल के ये एंगल बनाता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको 2x और 3x मान लेते हैं तो दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले x का मान कितना आएगा, 2x और प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है,
अब 2x और 3x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 90, और x बराबर 90, अब बाई में 5, तो 5 से जब काटेंगे कितना आएगा 18, तो x का मान कितना हो गया 18। अब x का मान जब 18 हो गया, x का मान क्या हो गया जब 18 हो गया, तो b का मान हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ हमको b का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ये जो लाइनिंग है ये 180 डिग्री का है, कितना का होगा 180 डिग्री का है। तो अगर हमको b मालूम है, यानी ये जो है 180 डिग्री का है, इस पर दो एंगल बना है, एक एंगल ए से और एक एंगल ए से, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, और इसको हम लोग रेखिक युग्म बोलते हैं। तो पहले b निकाल लेते हैं, तो b का मान कितना था, तो b का मान यहाँ देख लीजिए, b का मान कितना किया हुआ, यहाँ b का मान किया हुआ जो यहाँ देखिए b है, यहाँ 3 है, तो यानी 3x है। तो x का मान तो हम निकाल लिए, कितना निकला x का मान 18, तो b का मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं b का मान कैसे निकलेगा। b का मान हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 इंटू x का मान आया 18, तो 18 तिया हो गया 54, 18 तिया कितना हो गया 54, तो b का मान हो गया 54 यानी 54। अब ये सीधा दागी जो है 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री में अगर 54 घटा देते हैं तो हमारा आंसर यानी c का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं, तो 180 में अगर 54 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 126, ठीक है, क्योंकि ये सीधा दागी जो होता है 180 डिग्री का होता है। अगर उसमें से b जो है उसका वैल्यू अगर 54 है, तो यानी c जो इधर कौन है एंगल जो c है इसका वैल्यू 126 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा d यानी 126, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। इसमें दिया क्या गया है कि ए बी समांतर सी डी, यानी ये समांतर है, ये भी समांतर है। अब वाई जेड का वैल्यू जो दिया है वो 3 और x है, 3 और 7 है, यानी x का होगा 3 तो y का होगा 7, इस रेशियो में दिया है। तो x का मान क्या होगा, यानी क्लू दिया है, यानी हमको बताया गया है y और z के बारे में, और मान निकालना है x का। तो चलिए देखते हैं y और z में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले y z का हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिसके बारे में बताया गया। तो ये z है, तो यहाँ भी सोचिए कि z ही होगा, क्योंकि ये जो सीधा लाइनिंग आता है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण में अब वाई जेड जो यहाँ है तो सीधा हो गया, तो 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री यानी वाई और जेड को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो वाई का वैल्यू अगर 3 है तो हम चलिए 3a ले लेते हैं, और जेड का वैल्यू 7 है तो हम इसको 7a ले लेते हैं, और सीधा दागी होने का रेखिक युग्म बनाएगा यानी 180 डिग्री। अब 3 और 7 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10a बराबर 180, ठीक है, कितना आया 180। अब a बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये जो इंटू में जो 10 है यानी मल्टीप्लाई में है वो बाय में चला जाएगा, 1 0 0 कट गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 18, a का वैल्यू क्या आ गया, देखिए a का वैल्यू आ गया 18। तो a का वैल्यू जब 18 है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम z का निकाल लेते हैं z का, तो इस तरह देखिए यहाँ z का बन रहा है। चलिए और हम आगे देखते हैं कि यहाँ z जैसा आकार हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोण है ये कोण क्या होगा बराबर है, तो यहाँ तो हम z लिख दिए हैं, क्योंकि z ये वाला z यहाँ चला गया था, ये z कहाँ चला गया था यहाँ, क्योंकि संगत कोण के अनुसार ये दोनों बराबर होता है। तो अगर z निकल गया तो सोचिए x निकल गया, क्योंकि ये z होने का ये z ऐसा बना रहा है यानी अंत एकांतर कोण है, तो जितना z का मान होगा उतना x का भी मान होगा। तो चलिए z का मान कितना माने थे, तो z का मान यहाँ 7a है, और a का वैल्यू कितना आया 18, तो 18 को 7 से गुना कर दिए, तो 18a यानी 18 इंटू 7, तो 18 को 7 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 126। जब z का वैल्यू 126 है तो यानी x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 126, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सही ऑप्शन है इसका, इसके लिए वह है 126, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है,
तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 5 है। तो चलिए एक को x मान लेते हैं, b को 3x मान लेते हैं और c को 5x मान लेते हैं। और हमको मालूम है कि त्रिभुज का तीनों कोण योग कितना होता है? 180। तो चलिए प्लस करते हैं, एक साथ कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी 5 3 8 और 1 9, तो पूरा आ जाएगा 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 और यहाँ गुना में जो 9 है वो बाएं में चला जाएगा और 9 को 180 से काटेंगे तो 20 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 20। और बड़ा कोण कितना माने हैं? 5x। तो 5 यानी 20, 5 × 20 तो कितना हो जाएगा? 100। तो बड़ा कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो चलिए देखते हो ऑप्शन में 100 है। हाँ है, किस में है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो 35 नंबर जो है वो मिसप्रिंट है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो पाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी मिसप्रिंट है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो 37 का आंसर होगा ए। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। तो 38 नंबर में भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर भी नहीं हो पाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब ये लाइनिंग इस लाइन पे लंब भी डाला है, यानी इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा और ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो ये त्रिभुज ए बी डी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ए सी डी सर्वांशम का नियम से सर्वांशम है। मतलब किस नियम से सर्वांशम है? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक साइड, यहाँ दूसरा साइड और एक कोण बराबर है। इसका भी एक साइड, ये दूसरा साइड और ये कोण बराबर है। तो दो साइड एक एंगल बराबर है, इसीलिए इसका नियम हो जाएगा ए से एस, दो साइड एक एंगल। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किसी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजा होती है। तो किसी भी सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजा हमेशा बराबर होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।